सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज स्लाइड क्या गलत आ गई है। तो स्लाइड गलत नहीं है। ये जो पंचतंत्र और रामचरितमानस आप देख रहे हैं, इनको यूनेस्को की जो वर्ड यू हैव दिस रजिस्टर जो कि मेमोरी के रिगार्डिंग है, मेमोरी ऑफ द वर्ड रीजनल रजिस्टर, इसके अंदर इनको मेंशन किया गया है अलॉन्ग विद द रामचरितमानस एंड पंचतंत्रा। एक और टेक्स्ट यहाँ पे हमारा मेंशन है। तो ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत यहीं से करेंगे। ये हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस है, जहाँ पे हम बेसिकली द हिंदू पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको हम इंडियन एक्सप्रेस से भी लेते हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से ही उठाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आई एम ऑडिबल। विजिबल तो नहीं होगा आज, एज आई मैंशन कि आई विल बी ट्रैवलिंग, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द सेशंस अवेलेबल, ताकि वो हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। शुरुआत करेंगे। 3 इंडिया के लिटरेरी टेस्ट हैं एंड दिस इज व्हाट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि भारत ने जो है यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर है, इसके अंदर अपना ये जो है इसको मेंशन किया है। पहली बार ही हमने भेजा और पहली बार में ये 3 एंट्रीज हमारी सेलेक्ट हुई हैं। क्या इसमें ध्यान रखना है? देखो, पहले तो यूनेस्को का ये जो MOW है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर या मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम, ये किस बारे में है? देखिए, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, सोशल मीडिया का दौर है, तो पुराना जो हमारा हेरिटेज है, जो लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर दर्ज है, उसको हम भुलाते जा रहे हैं। तो इसको नाम दिया गया है कि एक तरह का कलेक्टिव एमनेजिया है, जिसमें हमने जो पुरानी हमारी हेरिटेज है उसके बारे में कम अवेयर हैं या फिर उनको भुला दिया है। सो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ द यूनेस्को, ओके, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, यहाँ पे हम उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, उनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करेंगे। ठीक है, स्पेशली इस तरह की हेरिटेज जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अगर आप पंचतंत्र देखेंगे तो पंचतंत्र की कहानियां यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू की है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के अंदर इसका उपयोग होगा, ये है। इसी तरह से रामचरितमानस को देखेंगे तो रामचरितमानस केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। आज आप जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इंडोनेशिया, ओके, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे रामचरितमानस, रामायण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, है ना, वो उनकी कल्चरल या जो हेरिटेज है उसका पार्ट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इनको ऐड किया है और ये काम जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी यहाँ पे करती है। वैसे हम देखें, जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, इसमें यूनेस्को के लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी है। तो रीजनल लेवल पे देखोगे तो भारत, एशिया एंड पैसिफिक इस वाली कमेटी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हमारे 3 लिटरेरी टेक्स्ट हैं, इनको इन्होंने ऐड किया है, रामचरितमानस, पंचतंत्रा एंड सहदयालोका लोकाना। ओके, ये तीनों टेक्स्ट हैं। ये संस्कृत टेक्स्ट है आपका, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। तो ओवरऑल यूनेस्को का ये इनिशिएटिव 92 के अंदर शुरू किया गया, लेकिन ये पहली बार है कि भारत ने अपनी एंट्रीज भेजी हैं और तीनों एंट्रीज को यहाँ पे सेलेक्ट भी किया गया है। इसके थोड़े से वर्क के बारे में जान लेते हैं। ओके, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, ये जो प्रोग्राम है, ये इंटरनेशनल, रीजनल, नेशनल सिग्निफिकेंस की जो भी डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है उसको रजिस्टर करेगा। एक लोगो अवार्ड किया जाएगा। इस लोगो की मदद से जो है उसको हम कह सकते हैं कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। फाइन, उसके अंदर एजुकेशन, रिसर्च, उसकी अवेयरनेस, उसके प्रमोशन, उसके प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, है ना, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों पे हम उसके फोकस कर रहे हैं। और तीनों वर्क का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, रामायण का आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अलावा भी आप देखोगे, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी रामायण या फिर जो रामचरितमानस है इसकी चर्चा रहती है। ओके, इस तरह का जो वैल्यूज यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं लॉर्ड राम की लाइफ को लेके, वो यूनिवर्सलिस्टिक सेंस में हमारी लागू होती हैं। जो राम राज्य की हम बात करते हैं कि हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। इसी तरह से आप देखोगे पंचतंत्रा, अगेन इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज। जरूर आपने बचपन में स्टोरीज पढ़ी होंगी। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड। ये जो है, देखो, इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखा हुआ है, अब इस थर्ड वाले पॉइंट पे हम आ रहे हैं, तो इसको लेके मैं थोड़ा सा, आपका एक हमारा डाउट इसमें रहेगा। इसमें इन्होंने लिखा है द 15th सेंचुरी सहदयालोका लोकाना बाई कश्मीरी स्कॉलर आचार्य आनंदवर्धन एंड अभिनव गुप्ता। तो इसमें इन्होंने 15th सेंचुरी ये जो लिखा है, इसमें दिक्कत यह है कि आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्ता जो हैं, ये आपके यू हैव दिस 8-9 सेंचुरी पे, 8-9-10 इस तरह की जाएंगे, मतलब 15th सेंचुरी से तो नहीं है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने 15th सेंचुरी क्यों मेंशन किया है? ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा ये होगा क्योंकि पंचतंत्रा के लिए इट कुड बी मेंशन्ड। तो हमारे आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से ये जो टेक्स्ट इन्होंने लिया है, यू हैव दिस, वी हैव सहदयालोका लोकाना। ओके, अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर हम जाते हैं, देखो, इस पे कहीं पे भी कोई ऑथेंटिक अगर हम देखते हैं चीज़ें,
तो वो डिटेलिंग हमें नहीं मिल पाई है, बट वट एवर वी कुड गेट, ओके। तो इसमें 2 पॉइंट हमारे पास है, मैं दोनों आपको यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, फिर जैसे ही कुछ और ऑथेंटिक हमें मिलता है आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो देखो आनंद वर्धन जो है जिनको एट्रीब्यूट किया जाता है ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है, फाइन, तो ये आपके हुए 9th सेंचुरी के अंदर कश्मीरी पोर्ट जो कोर्ट है वहां पे बहुत बड़े पोएट रहे, और इन्होंने जो है लिखा है ध्वन्यलोका, ओके, ध्वन्यलोका ए लाइट ऑन द सजेशन, तो एक तरह का पोएटिक वर्क है गेटिंग दिस, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि किस तरह से ध्वनि जो है, साउंड जो है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसी के ऊपर अभिनव गुप्ता ने उसके बाद में अराउंड 10th सेंचुरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखी है, ध्वन्यलोका पे एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखी है जिसका नाम है लोकाना, ठीक है। तो ये जो हमें वर्ड मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है सैदया लोका लोकाना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में इसको लिखा है। कुछ सोर्सेज हैं, हालांकि वो ऑथेंटिक तो नहीं है, बट वहाँ पे जगन्नाथ पंडित राज, ये आंध्र प्रदेश से रहे, पोएट रहे बहुत बड़े, और एक तरह के क्रिटिक आप कह सकते हैं उनको, है ना, 17th सेंचुरी में। तो कई जगह पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को इनको एट्रीब्यूट किया गया है, फाइन। लेकिन अभी तक हम ये आनंद वर्धन और अभिनव गुप्ता वाला इसी को सही मान के चलेंगे, और फिर जैसे ही कुछ और अपडेट यहाँ पे होते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से, सो आई विल लेट यू नो। बट अभी के लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये डिटेलिंग हमें इसलिए करना जरूरी है, हालांकि न्यूज में ये डिटेलिंग नहीं है सैदया लोका लोकाना के ऊपर, बट वी नीड टू डू दिस डिटेलिंग, ठीक है। और वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स से ही करेंगे, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग इसके अंदर चीजें दे रखी हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया इंडियन एक्सप्रेस में क्या है ना, उसको लेके जो हमारा यहाँ पे निकलता है इंटरप्रिटेशन, दिस इज द थिंग। और एक सेकंड जो व्यू पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जो कि माइनर व्यू पॉइंट है, ये भी है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, आप श्योर आईएएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर से डाउनलोड करें। स्पेशली आंसर राइटिंग वाला सेगमेंट आपको हेल्प करता है। इसी सेशन का पीडीएफ आपको करंट अफेयर वाले सेशन में अपडेट हो जाता है, ठीक है। कोर्सेज में जाके आप मेरे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है, प्रीलिम्स मेंस का, ओके। तो इसे जरूर से लें, ऐसे बच्चे जो तैयारी शुरू कर रहे हैं 2025 उसके आगे का एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हो, या फिर आपको इकोनॉमी में इश्यूज है, गो फॉर दिस कोर्स गाइज विदाउट एनी सेकंड थॉट, ओके। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जो बच्चे 24 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, ताकि इस सेशन का लिंक आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी सेशन आपके रिकॉर्डेड मोड पे है, जैसा मैंने आपको मेंशन किया था कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसी तरह से हमारा कुछ दिन रहेगा। पॉलिटी पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिसीजन दिया है, जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उस पर चीज़ें आती हैं। तो पॉलिटी के अंदर आपका फंडामेंटल राइट मेंशन है। फंडामेंटल राइट लिखा हुआ तो है, लेकिन यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि हाँ आर्टिकल 14 क्या होता है, 21 क्या है। उसके वेरियस इंटरप्रिटेशन होंगे, ठीक है, मल्टीपल इंप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से इंटरलिंकिंग हो रही है, वो सब चीज़ें। तो इसी तरह की जो न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे हेल्प करती हैं। इसमें यह है कि पुलिस की तरफ से, स्पेशली दिल्ली पुलिस है, उन्होंने एक केस दर्ज किया था। ये केस दर्ज किया था ऊपा के अंदर। ऊपा जो है एक तरह से एंटी टेररिज्म लॉ है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो उसके अंतर्गत इनको यहाँ पे कस्टडी में लिया हुआ था। ये जो है पुरके आस्था, ओके, यू हैव दिस न्यूज क्लिक एक है, तो उसके ये फाउंडर हैं, ठीक है। तो इनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखो ऊपा के अंतर्गत जो है बेल बड़ा आसानी से नहीं मिलता है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका जो अरेस्ट है ऊपा के अंतर्गत इनवैलिड है, ठीक है, और इनकी रिहाई के यहाँ पे इन्होंने आदेश दिए हैं। सो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली सेइंग, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको एक्सटेंड कर दिया है। किस कॉन्टेक्स्ट में एक्सटेंड कर दिया है? देखो पहले क्या था, लास्ट ईयर भी हमने ये डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे पीएमएलए के अंतर्गत आपकी यू हैव दिस ईडी आती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आती है। तो ये अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो इनको वो रिटर्न में रीजन देना पड़ेगा कि भाई आप लिख के दो, है ना, जो अक्यूज है उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है ना। अरेस्ट का उसको अधिकार है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको अधिकार है कि वो रिटर्न के अंदर मुझे दिया जाए। तो इसी प्रोटेक्शन को एक्सटेंड कर दिया अभी ऊपा के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ऊपा के लिए एक्सटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे चार्जशीट फाइल करनी है तो यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो बहुत ही यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, ओके।
पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस ऊपा के अंतर्गत आ रहा है उसके राइट्स के वायलेशन का जो है कंसर्न रहता है। फिर इसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशन है बेल के लिए। फाइन। तो ये जो सेफ गार्ड है, बेल का जो सेफ गार्ड है, कि आपको यहाँ पे भी रिटर्न के अंदर रीजन देना पड़ेगा। अगर आप ऊपा के अंतर्गत, मतलब एंटी टेररिज्म ये लॉ जो है, इसके अंतर्गत भी अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे रिटर्न के अंदर ये चीजें देनी होगी। ठीक है। एनी अटेम्प्ट टू वायलेट सच फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द आर्टिकल 20, ओके, 21 एंड 22 वुड हैव टू बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसका ऑब्जर्वेशन है कि अगर इस तरह का कहीं पे भी हमें देखने को मिल रहा है फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसको हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल हैं, एनफोर्सेबल हैं। जुडिशरी के पास आप जाते हो, जुडिशरी उनको इंश्योर करती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो। फाइन। तो आर्टिकल 21 तो आपको पता ही है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 20 इज ऑल्सो देयर, जिसके अंदर कुछ आपको राइट्स दिए गए हैं। सेल्फ आप अपने अगेंस्ट में इस तरह से एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें जो आर्टिकल 22 है, इसके एक दो प्रोविजंस पे मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट आया है इसमें कुछ डिटेलिंग्स हैं, है ना। उन डिटेलिंग में हमें नहीं जाना कि हाँ जो फॉर एग्जांपल की पुलिस ने जो है यहाँ पे उनको फोर्सफुली उनका काउंसिल आने से पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, ठीक है, उनको पूरा इन्फॉर्म इस तरह से नहीं किया गया, अरेस्ट के रीजंस नहीं बताए, और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजरल लूप होल्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो 1 2 3 4 उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। फाइन। वो डिटेलिंग नहीं करनी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, आपका मूल अधिकार है, अ पर्सन हु इज इन द कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड, क्यों अरेस्ट किया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसी को इंश्योर कर दिया, यू हैव दिस ऊपा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसी में होता था रिटर्न के अंदर आपको लिखना है, अभी ऊपा के अंदर भी रिटर्न में लिख के देना होगा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। फर्दर ही कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट, ठीक है। अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। तो इन सारी चीजों के अंदर थोड़े रिलैक्सेशन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर ऊपा में दी हुई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा बैलेंसिंग दिखाई है, क्लियर, और उस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइन। अब ये डिटेलिंग नहीं करनी है कि ये दिल्ली कोर्ट ने जो है अभी चार्ज फ्रेम नहीं किया था, ये हुआ था, जो हमारे काम का था फंडामेंटल राइट को लेके क्रक्स, वो हमने यहाँ पे कर लिया। फाइन। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या क्या कह रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देखो आपने जिस तरीके से इस पूरे इशू को डील किया है, इट लुक्स लाइक मोर और लेस ए नरेशन ऑफ द फैक्ट्स, कि आपने जो है अपने हिसाब से फैक्ट को पिक कर लिया है। इसमें कोई सॉलिड हमें एविडेंस इस तरह से नहीं लग रहा है जो आपके इसको दिखाता है। फाइन। चलिए, सो बेंच ने कंक्लूड यही किया कि जो पुलिस है या एजेंसी है, दे हैव फेल्ड टू इन्फॉर्म हिम एंड हिज काउंसिल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट इन राइटिंग, ठीक है। तो आपको अभी ये कंपलसरी कर दिया, तो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन के सेंस में मान सकते हो, सेफ गार्ड मान सकते हो, यहाँ पे दिया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल है, हिंदू के अंदर इसको मेंशन किया है। बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। देखो इंडियन पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट है तो ठीक है, आप इसको पेपर 2 में कर लो, लेकिन ये जो टॉपिक है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, चांसेस आर वेरी हाई कि इसको जीएस पेपर 3 में पूछा जाएगा। जीएस पेपर 3 में आपके सोशल मीडिया एंड रिलेटेड इश्यूज आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे सोशल मीडिया और इसका पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट क्या है, उसको हम देख लेते हैं। वी ऑल आर अवेयर, ठीक है, कि सोशल मीडिया जो है यूथ के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, और एक हमें आउटरीच दे रहा है, एवेन्यूज दे रहा है टू डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड ऑल, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, डाइवर्स पॉपुलेशन यूजिंग द मोबाइल फ़ोन, इसकी वजह से सोशल मीडिया आज काफ़ी प्रचलन में है। लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को वो तलाशें, क्योंकि जब लोगों को लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया ओके जब हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर वही एक ही एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है, और लोग यहाँ पे तलाश रहे हैं कि कुछ अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स हमें मिले, है ना। इट कुड बी क्रिटिकल इन द सेंस कि गवर्नमेंट का क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो वहाँ पे देखना चाह रहे हो, या फिर कुछ और दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देखना चाह रहे हो। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको इस तरह से कंटेंट क्रिएटर भी मिलेंगे, या फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनके सोशल मीडिया पे चैनल्स भी हैं जो कि एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। फाइन। अब तो चर्चा यहाँ पे चलने लगी है कि ये पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, ये इस पार्टी को जिता सकती है। ऑल दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस आर आल्सो देयर, अगर आम लोगों में आप बात करते हो। खैर,
कुल मिला के एक चीज़ तो साफ है कि हाँ, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स पे। किस तरह से चीज़ें रहेंगी इसको समझते हैं। देखो, द ट्रेडिशनल मीडिया शिफ्ट टू मूव प्रोएक्टिव बायस्ड कंटेंट फॉर सर्वाइवल में हैव एंश्योर्ड इट्स डेथ। देखो, ये आगे हम आर्टिकल पढ़ें उससे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल काफ़ी, इसका जो ओपिनियन है वो आपको बाई नहीं करना है, मतलब यू डू नॉट नीड टू टो दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ द ओपिनियन। ठीक है, ये बहुत ही एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरफ बायस्ड आपको लगेगा, है ना। द रीजन बीइंग दैट इट इज रिटन बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जिसका जो है अभी गवर्नमेंट ने यू हैव दिस कैंसिल कर दिया था, है ना। जो अभी आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप लेते हो उसके FCRA राइट लाइसेंस के रिगार्डिंग इश्यूज चल रहे थे, तो काफ़ी क्रिटिकल दिखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वो चीज़ें टो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो लाइन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बैलेंस्ड व्यू पॉइंट रखते हुए और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें से लेते हुए, क्योंकि देखो टॉपिक बहुत अच्छा इसने उठाया है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, वो अगर पॉइंट यहाँ पे नहीं होता तो हम इसको स्किप कर देते, क्योंकि इसमें बहुत एक ही व्यू पॉइंट को रखा जा रहा है ना, जो अच्छी बात नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा, अभी आप देख रहे हो ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर क्रेडिबिलिटी इशू है ना। सबको लग रहा है कि या तो ये लेफ्ट की ही बात करेंगे या फिर राइट की ही बात करेंगे। ठीक है, अगर जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं उसका कुछ भी किया हुआ काम सब सही है ना। अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका अच्छा काम किया हुआ भी बुरा है। तो इस तरह की इश्यूज चल रही हैं इस कॉन्टेक्स्ट में लोगों के लिए अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जो सोशल मीडिया यहाँ पे उस स्पेस को या गैप को फिल कर रहा है। फर्स्ट एवर सोशल मीडिया इलेक्शन इंडिया में इसको कहा जा रहा है। ओके, तो सोशल मीडिया हमें अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स देता है आउटसाइड द स्पेक्टर ऑफ स्टेट कंट्रोल। फाइन, कॉग्निटिव डिसोनेंस विद द गवर्नमेंट नैरेटिव, जहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने मीडिया पे अगर अपना प्रभाव जमा रखा है और वो ज़्यादातर मीडिया में अगर उसी व्यू पॉइंट को हाईलाइट किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया एक हमें दूसरा पर्सपेक्टिव देखने में मदद मिलता है। जरूरी नहीं है वो पर्सपेक्टिव सही ही होगा या फिर गलत ही होगा, हम यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, दूसरे नजरिए की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया ने यहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए स्पेस बढ़ा दिया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस आर्टिकल ने उठाया और उसी वजह से हम इसको ले रहे हैं वो ये है कि देखो, सोशल मीडिया के आने से जो पार्टी वर्कर्स हैं और जो इंटरमीडियरीज होते हैं, है ना, जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हैं या उनकी एक इमेज क्रिएट करते हैं जनता में, उनका रोल बहुत कम हो गया है। ठीक है, पहले जितना वो रोल नहीं रहा है और वो स्पेस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने ले लिया है। इस वजह से पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो पहले की तुलना में कम हो गई है। मतलब पार्टी के अंदर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज में सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब लीडर्स जो हैं वो डायरेक्टली अपनी नैरेटिव को सेट कर सकते हैं। दे आर नो मोर, आई मीन यू कैन से, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी नहीं है ना, पार्टी वर्कर्स पे, क्योंकि वो डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नैरेटिव सेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, दिस वाज द इशू दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हियर। बाकी तो फिर रिपीटेशन में है ना, एक डोनाल्ड ट्रंप के समय पे भी न्यूज आई थी, तब भी हमने डिस्कस किया था। तो एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसको लेकर क्वेश्चन आता है और इस पर आपको हो सकता है ऐसे भी लिखने को मिल जाए। ठीक है, कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, इट कुड बी ऑन पॉलिटिक्स और अदर इश्यूज ऑल्सो। फाइन, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया आप यूजर्स हैं। जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्योंकि कंटेंट मिलना एक अलग बात है और उसकी रेलेवेंस होना, दिस इज द अनदर थिंग। एनवायरमेंट पे आ जाते हैं। यू हैव दिस वेस्ट डिस्पोजल का जो इशू है, इसको लेके एक आर्टिकल छापा है हिंदू ने। दिल्ली के अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं वेस्ट डिस्पोजल को, उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है और हमें बताने की कोशिश की है कि यार सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पे बहुत गंभीर स्थिति है। देखते हैं क्या यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास हैं। देखो, आगे हम बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, आपको पूरे इंडिया के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो इंडिया स्पेसिफिक आएगा, तो उसी तरह से पॉइंट जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे कंटेंट भी हमने उसी हिसाब से आपको आगे दिया है। शुरू में दिल्ली स्पेसिफिक बातें करेंगे, फिर आगे इसके आगे जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं वो सबके लिए लागू होंगी। क्यों यहाँ पे दिल्ली की बातें हो रही हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है दिल्ली की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को। आप देखेंगे कचड़े के पहाड़ बने होते हैं, ठीक है, लैंडफिल साइट्स जो हैं, और ये एक तरह से बीमारी का न्योता है। ओके, बहुत लार्ज स्केल पे जो है इश्यूज हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसका रीजन ये है कि हम जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं ना, उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जो है पूरी सिटी जनरेट कर रही है अप्रोक्सीमेटली 13,000 टन पर डे, जिसको टीपीडी का है, इतना वेस्ट ये जनरेट कर रहे हैं। और पर डे वेस्ट है ये लगभग 1400 ट्रक लोड जितना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ये
वेस्ट यहाँ पे होगा। द नेशनल कैपिटल हैज मोर देन 3800 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट रिमेनिंग अनट्रीटेड। ये अनट्रीटेड वेस्ट है। अनट्रीटेड वेस्ट कहाँ पे जाएगा? इसी तरह की लैंडफिल्स में जाएगा, इधर उधर कचड़े का ढेर कहीं पड़ा है वहां पे जाएगा, बीमारी फैलाने का स्कोप बनेगा। ठीक है, सॉइल वाटर पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो ये सारे इश्यूज हैं। फाइन, पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो अराउंड 50 to 55% इंडिया में जो वेस्ट जनरेट होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको मैनेज करना इजी है। क्यों? क्योंकि इससे आप बायोगैस बना लो और कहीं पे इसको कर दो। क्लियर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है इसमें थोड़ा चैलेंज आता है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है रिसाइकलिंग का। तो हमारी रिसाइकलिंग कैसी है, कैसी नहीं है। ओके, बाकी फिर इनर्ट कंपोनेंट है 10%, उसको भी अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। तो अगर हम देखें प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि आपने जहां से आपने कचरा कलेक्ट किया है वहां पे सेग्रीगेशन नहीं है। आपने बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक ही साथ मिक्स कर दिया है, तो हम उसको सेग्रीगेट कर ही नहीं रहे हैं। अगर सोर्स पे ही सेग्रीगेशन हो जाए, ओके, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स ये हो जाए, तो हमारी आधी समस्या का समाधान हो गया, 50% काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बड़ा आसान है बायोडिग्रेडेबल को कैसे करना है और नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे करना है, ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये है नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या फिर इस तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ओके, इम्प्रॉपर डिस्पोजल हैबिट्स हैं, या लोगों को थोड़ा सा वहां पे कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए कि हाँ अगर आप इस तरह से अलग अलग वेस्ट डिस्पोजल करते हो तो आपका जो कलेक्शन की वैन आती है उसके आपको फीस में कुछ छुटकारा छूट दे सकते हैं, या कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ कूपन दे सकते हैं। इस तरह के कुछ सिस्टम किए जा सकते हैं ना, काफी सारी इनोवेशन यहाँ पे बनती है। लेक ऑफ रेगुलर वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज, कई जगह पे तो वेस्ट कलेक्शन सर्विस ही नहीं है, तो लोग मजबूर हैं आसपास खाली जगह पे कचरा डालने के लिए। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये बहुत बड़ा इशू है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप देखोगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स वगैरह, ये जो अथॉरिटीज हैं, इनके अंदर प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन लैक करता है। और दिल्ली जैसी बड़ी जगह पे तो मल्टीपल आपको ये देखने को मिलेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो उस सेंस में कैसे आप करोगे, क्योंकि आसपास के स्टेट्स हैं, है ना, उनके साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना है। दिल्ली को, एनसीआर रीजन की हम बात कर रहे हैं। व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट है यहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेसिटी को स्केल अप आप कर दीजिए, ठीक है। सेकंड है बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उससे आप बायोगैस बना सकते हो, या फिर जो हम प्लांट की बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, उस सेंस में हम बात कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का रिसाइकल होगा। ओके, जो रिसाइकल नहीं हो पाता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल इसके अंदर हम बना सकते हैं। हालांकि देखो ये बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन इतना भी नहीं है अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर हम इससे फ्यूल डिराइव कर ले रहे हैं रादर देन कि वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, उन सब में बचाव करेगा, तो फिर ये कॉस्ट मैटर नहीं करती है। ठीक है, धीरे धीरे हम प्रयास करके पीपीपी के माध्यम से इन सबको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल वेस्ट है, इसको बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। The material has good calorific value can be used to generate power in waste to energy project। तो अभी भारत सरकार काम कर रही है इन पे, और थोड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन एक प्रायोरिटी बेसिस पे इसको लें तो चीज़ों को हम देख सकते हैं। फाइन, सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। What else is there? There is one more slide. Delhi will need to partner with the neighboring state। Delhi स्पेसिफिक सोल्यूशन दिया है। ये पूरी स्लाइड जो है ये एक ही बात कर रही है। क्या बात कर रही है कि आप है ना डिसेंट्रलाइज कर दो। क्या कर दो? डिसेंट्रलाइज कर दो। डिसेंट्रलाइज में होगा आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके साथ हम कॉपरेट करें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। कहीं पे कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहीं लगा दिया, कहीं पे कुछ और हमने लगाया, कहीं रिसाइकलिंग की फैसिलिटी लगा रखी है। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ये आसपास मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वेस्ट डिस्पोजल की, उनको इंटीग्रेट करें, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसी पे मैं चाहूँगा आप एक क्वेश्चन का आंसर करें। वाइल हाईलाइटिंग द चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, डिस्कस द रिमेडियल मेजर्स फॉर द सेम, है ना। आपको इसके उपचार भी बताने, सॉल्यूशन भी बताने। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन आपको दिया है, ट्राई टू राइट द आंसर, ठीक है। जो बच्चे 24 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं उन सभी को इसका आंसर लिखना है। 24 वाले अभी आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, अभी केवल प्रीलिम्स पे आप फोकस करिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज डू शेयर दिस सेशन, क्योंकि अभी रिकॉर्डेड सेशन चल रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार इस सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि बच्चों को लगेगा सर अभी क्लास नहीं ले रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो नए बच्चे हैं श्योर IAS ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसका ये जो करंट अफेयर वाला सेगमेंट है इसके अंदर जाके PDF आप क्लिक करोगे तो PDF मिल जाते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग में अगर आप जाएंगे तो आंसर राइटिंग कंपोनेंट रहेगा। इसके अलावा कोर्सेज में जाएंगे, यू हैव दिस कंप्लीट इकोनॉमी कोर्स एंड प्रीलिम्स करंट अफेयर कोर्स। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग इस नंबर को जरूर से सेव कर लें, ओके। इस पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे गाइज, टेक केयर, बी ब्लेस्ड। सो